नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट के परिप्रेक्ष्य में आज हिंदी की पेडागोजी के बारे में चर्चा करते हैं, जहां पर आपके 100% अंक आने की संभावना है यदि आप वीडियो को ठीक से देखते हैं। तो यदि आपको वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, जहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम पर पहुंच सकते हैं, जहां आपको सीटेट से संबंधित बहुत सारे वीडियोस और PDF मिलेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा क्या है। भाषा का आयोजन अनुकरण के माध्यम से होता है। भाषा कैसे सीखी जाती है? अनुकरण के माध्यम से। क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति यदि दिल्ली में जाकर या बाहर जाकर जॉब करता है तो वहाँ जिस तरीके से खड़ी बोली बोली जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्रामीण बोली बोली जाती है, तो व्यक्ति वहाँ जाकर वह बोली बोलने लगता है। तो भाषा हम कह सकते हैं कि अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। अपने भारत में कहा भी जाता है कि 10 कोस पर पानी और बाड़ी दोनों में परिवर्तन होता है। तो 10 कोस आप चलेंगे तो पानी भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ बाड़ी भी चेंज हो जाती है। तो निसंदेह प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है। बिहार में लोग बिहारी भाषा बोलते हैं, बिहार की एक निश्चित सीमा है। उत्तर प्रदेश में लोग उत्तर प्रदेश की तरह बोलते हैं, जैसे हमारी जो बोलियां हैं, ठीक है। उसके साथ अगर आप पंजाब में जाएंगे तो लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो एक निश्चित क्षेत्रफल है, पंजाब का एक पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल है। गुजरात में लोग गुजराती बोलते हैं, तो गुजरात का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं। इस तरीके से हम निस्संदेह कह सकते हैं कि भाषा की भौगोलिक सीमा होती है और एक निश्चित क्षेत्रफल होता है। भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी भाषा अगर आप सीखेंगे तो सबसे पहले आपको वो कठिन लगेगी। जैसे आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो संस्कृत पहले आपको इतनी कठिन लगेगी। यदि आप रूप, वचन, लिंग सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे, उसके बाद भाषा आपको आसान लगने लगती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है उसका जो क्षेत्र प्रभाव होता है वो पहले कठिन लगता है, उसके बाद सरल लगने लगता है। भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है, सर्वप्रथम या प्रमुख माध्यम कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारी जो वार्तालाप होती है वो भाषा के माध्यम से ही होती है। तो भाषा संप्रेषण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, या भाषा विनिमय का भी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। विनिमय और संप्रेषण एक ही बात है। कहीं अगर संप्रेषण की जगह विनिमय लिख के आता है तो विनिमय का मतलब भी आदान प्रदान होता है। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है, हर जगह भाषा का बोलबाला है। यदि आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ भी आप भाषा के माध्यम से ही चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। जो विश्व लेवल की भाषा है अंग्रेजी है, अगर आपको अच्छे से आती है तभी आप अपनी बात को रख पाएंगे। अपनी समस्या का समाधान चाहेंगे वो तभी होगा जब आप वहाँ की भाषा बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का जो प्रादुर्भाव है वो विश्व में हर जगह है, भाषा सब जगह व्याप्त है। भाषा एक प्रकार से स्मृति कोश, शब्दकोश का भी काम करती है। तो जो भाषा होती है वो स्मृति कोश का कार्य करती है कि हमने अमुक व्यक्ति से क्या कहा था और हमें अमुक व्यक्ति से क्या कहना है, किसने हमसे क्या कहा था। तो भाषा हमारे माइंड में गूंजती रहती है। हमारे दिमाग में पहले भाषा आती है या विचार आते हैं। तो कई जो वाइगोस्की हैं, ठीक है, और चौमास्की, इन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए हैं कि पहले दिमाग में क्या आता है, पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। तो जो विचार आएंगे वो भाषा ही के माध्यम से आएंगे। मान के चलो हमने सोचा कि हमें आज ये पढ़ना है, तो हमने ये सोचा किसमें, एक भाषा के रूप में सोचा। तो भाषा एक प्रकार से स्मृति कोश और शब्दकोश का भी कार्य करती है। भाषा का सामाजिक सांस्कृतिक, मतलब भाषा जो है सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बनती है। निसंदेह हम कह सकते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम वहाँ की भाषा बोलते हैं और उस भाषा का अनुकरण करते हैं। हम दूसरे समाज में पहुँचते हैं तो उस तरीके की भाषा की बात करते हैं। जैसे यदि कोई लड़की है या उसकी शादी दूसरी जगह हो जाती तो वहाँ की भाषा बोलने लगती है।
फिर आप जब उसे बहुत दिन बाद लेके आते हैं अपने घर पे आती, तो उधर की भाषा बोलने लगती है। तो क्या है कि जहाँ की जैसी सामाजिक संस्कृति होगी वैसी भाषा हमारे दिमाग में बैठ जाती है। सांस्कृतिक एक रूप होता है। संयुक्त परिवार में बच्चे की भाषा का विकास अच्छा होता है। हमारे देश में 2 प्रकार के परिवार प्रचलित हैं। परिवार की परिभाषा होती है कि जिस छत के नीचे बैठकर सभी परिवार के लोग एक थाली में भोजन करें, वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। तो जो संयुक्त परिवार में यदि लोग ज़्यादा होंगे, तो यदि कोई जॉब करता है, कोई बाहर जाता है, तो बड़ा परिवार होगा तो अलग अलग तरीके से सबका बिहेव अलग अलग होता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार कार्य करते हैं। तो कोई बाहर से आता है तो उस तरीके से बोलता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पर इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं, नई चीज़ों से सीखते हैं। तो जहाँ पर दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, तो सब लोग बोलेंगे, तो बच्चे का भाषिक विकास बहुत अच्छे से होगा। दादा दादी कहानियाँ सुनाएंगे, और जो अपने चाचा चाची वो अपने तरीके से, जो जॉब करते हैं वो अपनी तरीके से बातें बताएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बालक का विकास संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे से होता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाषा होती तो जन्मजात है, मतलब भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित संपत्ति है। क्योंकि बालक जिस समाज में, जिस सोसाइटी में और जिस स्थान पर भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वहाँ की भाषा को वो बहुत आसानी से सीख सकता है। भाषा एक अर्जित संसाधन है, एक अर्जित साधन है। भाषा अर्जित मतलब अर्जन होता है। भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। स्वाभाविक, जहाँ भी बालक रहेगा तो वो स्वाभाविक उसकी भाषा वहीं की बन जाएगी, वो सीख जाएगा। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा का अर्जन कैसे होता है? एक सरल तरीके से होता है, सहज रूप से होता है और स्वाभाविक रूप से होता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति क्यों नहीं है कि यदि बालक का जन्म आपका उत्तर प्रदेश में कहीं किसी ज़िले में होता है और कुछ दिन वो वहाँ रहता है, उसके बाद वो गुजरात में चला जाता है, तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाएगी, तो वो वहाँ की सीख जाएगा, जाहिर सी बात है, जहाँ कल्चर मिलेगा उसे। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है कि अगर पिता अंग्रेजी बोलते हैं ज़रूरी नहीं कि बच्चा अंग्रेजी ही बोले, ठीक है, वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भाषा का नियम है कि आपको सबसे पहले क्या सीखना है? पहले तो आपको बोलना सीखना, सुनना सीखना है, फिर बोलना सीखना है, ठीक है, उसके बाद पढ़ना सीखना है, फिर लिखना सीखना है, और फिर लिखने के प्रकार सीखना है कि कैसे हम किसके अभाव में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिपि के अभाव में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लिपि हमारी किधर से चलती है? हमारी बाएं से दाएं ओर चलती है। देवनागरी लिपि हिंदी है, देवनागरी लिपि की भाषा है। तो ये सारी क्या है? ये नियमबद्ध व्यवस्थाएँ हैं, इनके हम इतर कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा सामाजिक वस्तु है, बिल्कुल सही बात है, एक वस्तु का नाम दे दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि भाषा समाज में रहकर ही सीखी जा सकती है। तो हम जहाँ पर रहेंगे अनुकरण के माध्यम से सीखेंगे, और समाज में सांस्कृतिक लोग हैं उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे, या जो भी घटनाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं उनके माध्यम से सुनेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा एक सामाजिक वस्तु हो जाती है। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों की संपत्ति है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का ही प्रयोग सर्वोपरि होता है। तो हम कह सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में, स्थितियों में भाषा जीवन की एक संपत्ति है। भाषा अध्ययन में मुख्य बल उच्चारण की स्पष्टता है। तो जब हम भाषा बोलते हैं तो बोलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने मुँह खोला और कुछ भी बोल दिया। आपने जो बोला है सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। वो बालक जो सुन रहा है आपकी, वो स्पष्ट रूप से बात को सुन सके और समझ सके। बोलने का मतलब ये होता है। अब बोलने को तो जानवर भी बोलते हैं। बिल्ली की आवाज़ म्याऊं की होती है, तो आप बता सकते हो बिल्ली क्या बोलती है? नहीं बोलती ना। तो जो व्यक्ति बोला है या आप बोले हो, तो उसका आशय ये है कि सामने वाले ने आपकी बात को ठीक से समझा है या नहीं समझा है। अर्थात भाषा अध्ययन में मुख्य बल उच्चारण की स्पष्टता है। अगर आप
उच्चारण भाषा का स्पष्ट रूप से करेंगे तो सामने वाला आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। भाषा को सीखने के लिए भाषा वातावरण होना बहुत आवश्यक है। भाषा सीखने के लिए भाषिक परिवेश बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाषा सीखने, महसूस करने और चीज़ों को जोड़ने का उत्तम साधन है। हम लोग सोचने का मतलब क्या है कि हम सोचते हैं तो हमारे अंदर जो विचार आते हैं, थीम्स आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं, वो हमारे भाषा के रूप में आते हैं। तो थीम्स मतलब जो हम सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, तो एक साइकोलॉजी में पॉइंट आता है कि सीखने जो हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, वो बीमारी आपकी डिस्थीमिया कहलाती है। अधिगम में जो कठिनाई होती है डिस्थीमिया, अधिक टेंशन लेना। तो भाषा सोचने, महसूस करने, हम चीज़ों को महसूस करते हैं, ठीक है, भाषा के रूप में महसूस करते हैं, किसी चीज़ को चिंतन में डूबे रहते हैं, और चीज़ों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन भाषा है। उम्मीद आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 10 पार्ट आपको मिलेंगे। तो आइए आज और चीज़ों के बारे में, कुछ टैग वर्ड हैं हिंदी के जो आपको सीटेट में सीधे मिलेंगे, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भाषा का मतलब क्या है, भाषा का अर्थ क्या है और भाषा का उद्देश्य क्या है। तो भाषा का अर्थ और उद्देश्य है कि विभिन्न परिस्थितियों में या किसी भी परिस्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। भाषा का मतलब क्या है कि आप उस वातावरण में कौन सी भी कंडीशन में भाषा का अच्छे से प्रयोग कर सकें, वही आपकी भाषा है। प्रत्येक बच्चे की बोली को सम्मान देना। तो भाषा सीखने का मतलब क्या है कि अगर भाषिक वातावरण में आप पढ़ा रहे हैं तो जो बालक विभिन्न पृष्ठभूमि से है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से है, तो उसकी बातचीत को या उसकी भाषा को सम्मान देना महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। लेखन क्षमता में क्या है कि अगर लेखन क्षमता से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर लेखन क्षमता से प्रश्न कोई आया तो आप लिखते क्या हैं, आप अपने मौलिक विचार लिखते हैं, ठीक है। तो लेखन चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है लेखन, मौलिक विचार। भाषा शिक्षण को बहुभाषी के संदर्भ में, जो भाषा शिक्षण है उसे किस रूप में देखना चाहिए, तो बहुभाषी के रूप में देखना चाहिए, बहुभाषी के रूप में। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, तो भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का सही से प्रयोग करना। विभिन्न परिस्थितियों में, प्रत्येक स्थिति में, जहां भी आप जा सको वहां पर आप भाषा को समझ सको, बोल सको और भाषा का सही से प्रयोग कर सको, वही आपका भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। विद्यालय में भाषाई परिवेश कैसा होना चाहिए, तो बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने के अधिकाधिक अवसर दिए जाएं। अगर विद्यालयी वातावरण में, कक्षा में यदि मतलब अध्यापक को अच्छा शिक्षण करना है और बालक को भाषा के प्रति ज़्यादा समर्थ बनाना है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है बोलने, लिखने, पढ़ने, सुनने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, तो वो आपका उत्तर सही होगा। तो भाषिक परिवेश बहुत अच्छे से हो सकता है। बहुभाषिकता संसाधन के रूप में देखनी चाहिए, न कि चुनौतियों के रूप में, न जटिलता के रूप में, न कठिनाई के रूप में। एक संसाधन मानना चाहिए अध्यापक को। अगर बहुभाषिक बच्चे आते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, क्योंकि हम जब हिंदी पढ़ते हैं, सीटेट देते हैं, तो क्या है कि सीटेट अपने विषय को मान के चलता है। जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अलग अलग स्टेट से लोग जॉब करने वाले आते हैं, तो उन्हीं के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। तो अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं, भाषा में भी समस्या होती थी। ये पॉइंट बनता है कि अध्यापक को सबकी भाषा को बराबर सम्मान देना चाहिए और बच्चों की जो भाषा है उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। संदर्भगत भाषिक वातावरण, तो संदर्भगत भाषिक वातावरण बना देना चाहिए, ठीक है। अगर ये संदर्भगत कहीं शब्द आपको हिंदी में लिखा मिलता है तो वो आपका उत्तर 100% सही जाएगा। तो संदर्भगत भाषिक परिवेश में या वातावरण में क्या है कि बालक बहुत अच्छे से सीखता है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 बहुत पसंद आया होगा। तो पार्ट 2 अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम पार्ट 2 से लेकर 10 तक बनाने की योजना है और आपके पूरे हिंदी में 30 में से 30 अंक आएंगे। साथ ही हम अनुच्छेद भी जो गद्यांश और पद्यांश के आते हैं उनको छांटने की ट्रिक्स आपको बताएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।